हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में आज हम लोग डे 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे और आज के तीनों क्वेश्चन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, तीनों कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस एग्जाम्स के लिए, जो अभी आज ही रिजल्ट आया, आपको मैं पहले बात तो बताना चाहूँगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, तो उस रिजल्ट के साथ साथ जो आने वाला भी एग्जाम है जो 30 डेज के बाद है, उसके रिगार्डिंग ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ई शासन शासन का एक नया रूप है, क्या आप इस कथन से सहमति रखते हैं या सहमति देते हैं। आर द डीपीएसपी स्टैग्नेंट और प्रोग्रेसिव, राज्य के नीति निर्देश जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, क्या वो स्थिर है या प्रगतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रोल ऑफ सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्रशासन में सचिवालय एवं निदेशालय की भूमिका बताइए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज मैंने दिया था और ये तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे, आज कुछ स्पेशल डे था खासकर सीजीपीएससी या सीजीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद तक सीजीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा एक दिन हो सकता है, या है, हो सकता है, क्या है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट डिक्लेयर होने पे सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आप सभी ने जो एक एफर्ट डाला अपने लाइफ के लिए, आज डेफिनेटली वो एफर्ट सक्सेसफुल रहा। इसके साथ साथ इस रिजल्ट्स में बीआईए के भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बीआईएंस जस्ट वेट फॉर द पार्टी। ठीक है, वेट फॉर द पार्टी, क्योंकि आपका जो मेहनत था, जो लगन था मेरे साथ जब से हम लोग चालू किए थे, ठीक है, तो वो लगन को कहीं ना कहीं हमको जाकर एक बार सेलिब्रेट करना है। एवरी टाइम यू सेड कि सर पार्टी कब होगी, अब होगी पार्टी, बिकॉज यू हैव मेड इट टू द बिग लिस्ट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सफलता का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपका है कि आपका जो मेहनत था, आपकी जो लगन थी, उससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ को क्रेडिट नहीं जाता है इस चीज़ों का। उसके बाद जो बच्चे डेफिनेटली 2022 का प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आया आज बहुत बड़ा दिन था। ठीक है, सीजीपीएससी के लिए खासकर। तो 2021 का प्रीलिम्स का भी 22 का प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आया और प्रीलिम्स में जिस तरीके के मुझे रिस्पांस मिले, मेंस पे तो जो आपका इस फाइनल रिजल्ट पे जो रिस्पांस मिला वो तो थोड़ा लेट से आया, उसके पहले प्रीलिम्स के रिस्पांस आ रहे थे और प्रीलिम्स का जो रिस्पांस रहा ये अनबिलीवेबल रहा, खासकर मेरे लिए। अभी भी जिस तरीके से मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा हो गया, तो अभी तक तो मैंने नेगेटिव रिस्पांस सुना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है एक आध बच्चों का ही होगा, बट जितने भी लोग पिछले बार जो हमारा जून से लेकर नवंबर का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला था, तो उसमें जो भी जुड़े थे सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बिकॉज उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से अभी तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो सारे के सारों ने ही प्रीलिम्स निकाला है और आप सभी के सभी मेंस के लिए पूरे तैयार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना होगा, क्योंकि आप लोगों को भी मैंने कहा था इस वीडियोस को देखने के लिए, तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है, जो पिछले 1 साल के अंदर हमने लगभग 3000 क्वेश्चंस को लिखे थे और उसके जो आंसर्स क्रिएट किए थे, उन सभी को आप कुछ हो ना हो इस 30 डेज में रिवाइज करके रख लीजिए। हर दिन आप उस आंसर्स को रिवाइज करिए। वो आंसर से बड़ा आपके पास आज की डेट में कोई भी बुकलेट नहीं है जो आपको इस एग्जाम पे डायरेक्टली बेनिफिट देगा। तो प्लीज उस 3000 आंसर्स को पूरा अच्छे से याद करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे और कहीं भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे। ना इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो खैर रिजल्ट्स की बात थी, जो बीआईए के बच्चे जो अभी भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे मैं अलग से मिल नहीं पा रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए उनको भी इसी वीडियो के साथ हेल्प कर रहा हूँ ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, जो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने पिछले 4 दिनों से चला रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आज कुछ और बात करेंगे। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा क्योंकि आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बाद अब हमारे पास बचते हैं केवल 30 डेज। ठीक है, हमारे पास कितना दिन बचता है, 30 दिन ही बचता है कि हमको मेंस की तैयारी इसमें करना है। ये मान के आप चलिए, ये मत देखिए कि नहीं 34 दिन है, 32 दिन, ये नहीं, 30 डेज में हमको तैयारी करना है। और 30 डेज की तैयारी में जो आंसर राइटिंग, ये जो डेली प्रैक्टिस चल रहा है, वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा पहले मैं वो बताना चाहूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आंसर राइटिंग के थ्रू ही आपको करंट अफेयर का कवरेज मैं करा दूँ। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस डेली बेसिस में अगर हम 30 डेज भी करेंगे तो 30-40 करंट अफेयर्स को हम कवर कर सकते हैं और मैं होलिस्टिक क्वेश्चंस देने की प्रयास करूंगा ताकि एक एक करंट अफेयर्स के थ्रू काफी कुछ कवर हो जाए। 2 से 3 मैंने कवर कर दिए, तो करंट अफेयर्स और स्कीम्स जो है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के, उसको इस करंट अफेयर के आंसर्स के थ्रू कवर कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप इस आंसर्स को अच्छे से कवर करके जाएंगे। नंबर 2, कल से जब ये इसका जो सीरीज
में जो आंसर्स होंगे वो रैंडम नहीं होकर वो सीक्वेंस में होंगे। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ पेपर्स को टारगेट करते हुए उस पेपर वाइज 3 से 4 दिन पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ही होंगे पर पेपर वाइज जाएंगे ताकि उस पेपर के आसपास का आपको रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो इसके बाद जो भी लोग मेंस लिखने जा रहे हैं आज से 1 महीने बाद, उनको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि जो भी ये 30 डेज हैं, इस 30 डेज को आप 1 सेकेंड भी वेस्ट ना करें, 1 सेकेंड भी वेस्ट ना करें। सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको यही बोलूंगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी अगर आपके दरवाजे में खड़ी है, एट योर डोर, सो आपका फर्ज बनता है कि उस डोर को आप खुद खोलें, कोई किसी और को ना भेजें। इसका मतलब सीधा सीधा समझो कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए है और आपको ही उसको अपने पूरे रूप में उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज कि आप क्या करेंगे, इसके लिए खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे। 30 डेज के प्लानर के लिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, देखिए यहाँ पर अगर आप पूरे के पूरे एग्जाम को देखोगे तो छत्तीसगढ़ का सेक्शन उसमें है, मेंस के लिए बात करें, ठीक है, जीएस का एक सेक्शन होता है, उसके बाद मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, और उसके बाद आपका आता है मैथ्स, लैंग्वेज एंड साइंस का पेपर। तो इस तरीके से आप 4 फॉर्मेट में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ सेक्शन जो सबसे छोटा सेक्शन होगा उसको एक टाइम पे पढ़ाई करिए। जीएस का जो सेक्शन है जिसको आपने साल भर पढ़ा है उसको एक टाइम दीजिए। मैथ्स जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसको एक टाइम दीजिए, और ये जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं उसको एक टाइम दीजिए। तो अपने दिन को ऐसे 4 सेक्शन में बांटिए और कवरेज स्टार्ट करिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं पहले पेपर 1 तैयार कर लेता हूँ, मैं फिर पेपर 2 करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था अच्छे से, बट हाँ डेफिनेटली जो मेंस आंसर राइटिंग के बच्चे थे, जो आपके प्रीलिम्स के बाद वाले मेंस के आंसर राइटिंग के जितने भी स्टूडेंट रहे वो काफ़ी अच्छे से तैयार हैं। इस बार भी हमने लगभग आराम से 3000 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा कवरेज किया हुआ है। तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को पूरे डीप लेवल में आप लोग याद कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मेंस के लिए ही बनाए गए थे, पूरा चुने हुए क्वेश्चंस हैं, वो स्पेसिफिकली उसको कवर करेंगे। और इसके साथ साथ एक सपोर्ट प्रोग्राम के रूप में, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ये आंसर राइटिंग तो चल रहे हैं, इसके साथ साथ एक सपोर्ट प्रोग्राम के रूप में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज फॉर मेंस। ठीक है, तो इसको 2 सेट होंगे, मतलब 2 राउंड ऑफ टेस्ट होंगे, जिसमें से फर्स्ट राउंड जो भी किया जाएगा वो 1 डे 1 पेपर के हिसाब से होगा, एक दिन में एक पेपर होगा, उसमें कुछ गैप्स भी दिए जाएंगे, और एक आपका पीएससी फॉर्मेट में टेस्ट होगा, जिसका कंप्लीट डिटेल इस टेस्ट का कल मॉर्निंग, जिसका जो कंप्लीट डिटेल है वो कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिसको भी उसमें ज्वाइन करना होगा प्लीज़ वो ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे। नंबर क्या है आपका, हमारा 9179470509। ठीक है, या ये चारों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ अगर इस आंसर राइटिंग की बात करें तो इस आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारा का सारा हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, जिसका यहाँ पर बार कोड है। तो प्लीज उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आंसर राइटिंग के सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल पाए। ओके, आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे और पूरे के पूरे वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन था ई गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है ना, ई गवर्नेंस कैसे एक नए रूप का शासन, या हमारे जो प्रेजेंट टाइम में ई गवर्नेंस हमें किस तरीके से हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ई गवर्नेंस को मैंने प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, जिससे कि आप लोगों को आंसर डायरेक्टली समझ आए। ना इंग्लिश मीडियम के लिए बात करते हैं। ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईसीटी का इस्तेमाल ई गवर्नेंस में, मतलब आईसीटी को जब हम यूज करते हैं गवर्नेंस के, उसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस टू द सिटीजन, बिजनेस सेक्टर एंड मेक द गवर्नेंस स्पीडी, कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसके अंदर एक होलिस्टिक डेफिनेशन, जब भी आप किसी चीज का डेफिनेशन लिखते हैं तो वो एक होलिस्टिक डेफिनेशन होनी चाहिए, सारे एंगल्स को कवर करना चाहिए। तो उस तरीके से यहाँ पर सब कुछ कवर कर रहा है। ठीक है, then we have talk about now this diagram shows you about the stages of e-governance, कि कैसे e-governance पूरा कंप्लीट होता है। तो e-governance कैसे किया जाता है, सबसे पहले गवर्नमेंट अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाती है, ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी लोगों के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन। सबसे पहले सिस्टम की कंप्यूटराइजेशन होती है, उसके बाद उसको नेटवर्क से जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस गवर्नमेंट अपनी इंश्योर करती है, और उसके बाद लोगों को डायरेक्टली ऑनलाइन अपने साथ जोड़ती है। और ये 4 स्टेजेस में क्या होता है, आपका पूरा ई गवर्नेंस मॉडल बनकर तैयार होता है। नाउ जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या था, हाउ इट एंश्योर इज एक्ट एज अ न्यू टूल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो किस तरीके से करती है, क्योंकि ये इन 5 चीजों को इंश्योर करती है, इसलिए क्या है, एक नई गवर्नेंस सिस्टम है। फर्स्ट इज ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, द सर्विस इंक्लूड the services including health, telemedicine, education can be reached to the last mile, सबसे दूर लोगों तक पहुंच सकता है by the mean of
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी विथ ऑनलाइन डेटाबेस एंड टाइमली अपडेशन ऑफ वर्क एंड द प्रोजेक्ट। जो भी काम होगा उसको टाइमली आप अपडेट कर देंगे, ऑन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इट प्रोवाइड फॉर द ग्रेटर रिस्पॉन्स एज इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक है, किसी भी तरीके की इमरजेंसी आता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से बना हुआ है तो वो अल्टीमेटली उस चीज़ों को बहुत फास्टली हैंडल करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 का जब टाइम था तो कोविड-19 के टाइम पे आईसीटी डायरेक्टली हमारा क्या था, एक फ्रंट लाइन वॉरियर था जो कि गवर्नेंस सिस्टम को ईजी कर रखा। तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं उस चीज़ों को। ग्रीवांस रेड्रेसल प्रोवाइड ग्रेटर से, दैट इज योर ग्रेटर से होगा, ऐसे भाई से मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देता है। ग्रेटर से टू द पब्लिक, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, किसी भी प्रोग्राम के लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और गवर्नमेंट से उनका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। देन द फास्टर डिस्पोजल ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट बेनिफिट वाया जैम, ई नैम फॉर जन धन, आधार एंड मोबाइल एंड ई नैम फॉर एग्रीकल्चर। सो प्लीज देखिए हर लाइन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स वहां पर ऐड किए गए हैं ताकि जो बात हम रख रहे हैं उस बात को क्या करना जरूरी है, प्रमाणित करना जरूरी है। वर्ड शुड बी और द सेंटेंस शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट जेनेरिक, तो उसको स्पेसिफिसिटी से पहुंचाई गई है। नाउ द कंक्लूजन, द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू मेक गवर्नेंस इजियर बट स्टिल इट डज नॉट रिप्लेस द ओल्डर सिस्टम। कंक्लूजन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये है तो आज के लिए जरूरी, लेकिन इसके भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस लाइक डाटा थेफ्ट, प्राइवेसी एक्सेट्रा, प्राइवेसी, डेटा थेफ्ट, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी आंसर को हम लोग थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे। ई गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग है। तो आईसीटी का प्रयोग अगर हम सरकार के सभी स्तरों पे देखेंगे तो उसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं, जिससे कि क्या होगा, नागरिक, व्यापार क्षेत्र सेवा प्रदाय की जा सके और शासन में तेज, सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी बना जा सके। ये प्रॉपर एक सही डेफिनेशन है, ठीक है ना, आईसीटी का। एक्चुअल में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस डेफिनेशन को दिया था, उसने मैंने वहां पर लिखा, आप उसको याद कर सकते हैं, उनका नाम भी कोट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस 4 चरणों में बनाया जाता है। सबसे पहले सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जैसे ही कंप्यूटराइजेशन होगा तो उसको नेटवर्क से जोड़ा जाता है, मतलब इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। उसके बाद उसका एक ऑनलाइन प्रेजेंस इंश्योर किया जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी लोगों के साथ चालू होगी, जहां पर सीधा का सीधा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो प्लीज इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। यह शासन का नया उपकरण बन गया है क्योंकि ये क्या प्रदान करता है, देखते हैं, बेहतर पहुंच, ज्यादा से ज्यादा लोग तक क्या करता है, सरकार की पहुंच को सुनिश्चित करती है, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्रों में। ये पारदर्शिता लेके आती है, ऑनलाइन टैबलेट और कार्य तथा परियोजना के समय पर औद्योगिकीकरण के साथ, ठीक है ना। तो ये पारदर्शिता देती है क्योंकि किसी भी चीज को हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे क्योंकि सिस्टम डायरेक्टली वर्क कर रहा है समय के साथ। आपातकालीन प्रतिक्रिया, किसी भी तरह के आपात के सिचुएशन में, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी से लैस है, ये सीधा और सीधा हमको क्या करती है, उस सब के लिए मदद करती है। ठीक है, शिकायत निवारण, जनता को अधिक सेवा प्रदान करना, जैसे कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ये सारी चीज़ों का मौका मिलता है। तीव्र निपटान, कोई भी समस्या होगा तो उसको जल्द से जल्द निपटाया जा सकता है। सेवाओं को, जैसे कि कृषि के लिए जैम, ई नैम के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य शासन को आसान बनाने के लिए, फिर भी जब पुरानी व्यवस्था को प्रतिस्पादित नहीं करता पूरी तरह से, क्योंकि डेटा चोरी, गोपनीयता आदि की समस्याएं बनी हुई है। तो देखो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्वेश्चन पे जो पूछा गया उसका प्रॉपर एक बेस है, और लास्ट में कंक्लूजन में भी बताने कि हाँ ये है तो नए जमाने की, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां जिसको दूर करना जरूरी है। ठीक है, आज इसी क्वेश्चन का मैंने 2 आंसर आपके लिए फॉर्मेट किया था। ठीक है, आप इसको भी वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक यूनेस्को का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है जो ई गवर्नेंस के था। यूनेस्को क्या बोलता है, यूनेस्को बोलता है, ई गवर्नेंस में बी अंडरस्टूड द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस of dismantling information to the public and other agencies for performing the government administrative activities। ठीक है, ये प्रॉपर यूनेस्को का डेफिनेशन है। कभी कभी क्या होता है, अगर आंसर्स में आपको स्कोर अच्छे करने हैं तो कोई इस तरह के आंसर्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप यूनेस्को के डायरेक्टली स्टेटमेंट को याद करके वहां पर लिख कर आओगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा वहां पर प्रोवाइड करेगा। इट बिकम अ न्यू टूल ऑफ गवर्नेंस एज इट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। कैसे है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से बिजनेस को डायरेक्टली हेल्प करता है, गवर्नमेंट टू पब्लिक हेल्प करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हेल्प करता है। स्टिल अगर आप बोलेंगे कि इन दोनों आंसर में, तो मैं बोलूंगा आपको पहले वाले आंसर के साथ जाना, दूसरा आंसर में भी लेकिन चीजें वही लिखी हुई है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस कैसे, ऑन टाइम डेटाबेस फॉर द वेरियस यूनिट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड मेक डूइंग बिजनेस इजियर, स्पीडी एलोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Government to public, make public grievance redressal efficient and transparent, easy awareness generation, example of Disha app, Arog Setu sector during the COVID, direct benefit transfer, example JAM।
नाउ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेकिंग प्रोक्योरमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपिंग एफिशिएंट, एग्जांपल GEM 2.0, इजियर जनरलाइजेशन एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग फॉर पॉलिसी एंड स्कीम। यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को एड्रेस किए गए हैं, प्लीज उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, फास्ट डिलीवरी, डिस्पोजल ऑफ सर्विसेज, हाउएवर इट इज स्टिल न्यू एंड नॉट कंप्लीटली रिप्लेस द ओल्डर सिस्टम। अभी भी ये नया है और कंप्लीटली ओल्डर सिस्टम को खत्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस लाइक प्राइवेसी एंड डेटा थेफ्ट। ठीक है, तो ये भी इस आंसर का एक क्या हो सकता है, क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। नाउ उसका हिंदी में अगर देखेंगे तो एक तो पहली बात यूनेस्को का एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पर डेफिनेशन है। देखो जब आप इस तरह की डेफिनेशन किसी को कोट करके लिखते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स ज़्यादा ही मिलेगा, तो प्लीज़ उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद सरकार से व्यापार को क्या फायदा होगा, उसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। सरकार से जनता को क्या फायदा होगा, और सरकार से सरकार किस तरीके से एक नई शासन के रूप में ई गवर्नेंस काम कर रही होगी। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को प्लीज़ एग्जाम्पल जैसे मैंने जैम, कोविड-19 ये सब चीज़ों का दिया है, प्लीज़ इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, आंसर्स ऑलरेडी आपको अपलोड दिए जाएंगे तो आप उसको वहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। और लास्ट में ये चीज़ जरूर बताएंगे क्योंकि आज के समय के लिए किसकी प्रासंगिकता क्या है, इस तरह की चीज़ों को जब आपको करना होगा तो आज के समय इसमें क्या चुनौतियां हैं उसको जरूर लिख कर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सुविधा प्रणाली में क्यों नहीं किया सकता, क्योंकि डेटा चोरी, गोपनीयता, इन सब की समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो DPSP के लिए था, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पॉलिटी का जब क्वेश्चन होता है तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से लिखना है। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आर्टिकल नंबर्स को आप मेंशन करने का कोशिश करेंगे, तभी आपका आंसर और प्यारा लगेगा। तो क्वेश्चन था कि क्या DPSP आपका स्टैग्नेंट है या वो प्रोग्रेसिव है, मतलब क्या DPSP को हम समय के साथ लागू करेंगे तो वो अपने आप को बदलता जाएगा और हमारे बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा काम करेगा, या जैसा उसको शुरू में बना दिया गया है वो वैसा ही है। ठीक है, कि वो क्या करता है, किसी भी तरीके के चेंजेस को रोकता है। क्वेश्चन ये था, तो दोनों एंगल को एड्रेस करना जरूरी है। तो पहले मैंने आपका प्रोग्रेसिव पार्ट को एड्रेस किया है और सेकंड में स्टैग्नेंट पार्ट को एड्रेस किया है। देखते हैं आर्टिकल 37 स्टेट्स, आर्टिकल 37 क्या होता है, DPSP आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट एंश्योर वेलफेयर स्टेट ब्रिंग इन सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लगता है और सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंश्योर करता है। दे आर मोर प्रोग्रेसिव एंड स्टैग्नेंट इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये क्या है, दे आर मोर प्रोग्रेसिव देन स्टैग्नेंट, ये ज्यादा प्रोग्रेसिव है और स्टैग्नेंट कम है। मैंने पहले ये जजमेंट दे दिया आंसर पे कि भाई आपने जो पूछा उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोग्रेसिव ज्यादा है, स्टैग्नेंट कहीं कहीं पर ही देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव DPSP इज अमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड मैनी टाइम्स एज पर द डिमांड। प्रोग्रेसिव क्यों है, क्योंकि DPSP को हम अमेंड कर सकते हैं और इंप्लीमेंट किया जा सकता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। अमेंडेड जैसे कि एग्जांपल क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फ्री लीगल एड टू द पुअर, इसको ऐड किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन को यहाँ पर लाया गया। 13 इंप्लीमेंटेड क्या किया, 39B को इंप्लीमेंट किया गया। देखो अमेंडेड मतलब उसको सीधा अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया। इंप्लीमेंटेड मतलब जो प्रोविजंस दिए गए थे उसको किसी योजना या किसी स्कीम के थ्रू क्या किया गया, लागू किया गया। इसलिए उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है इंप्लीमेंटेड, और अमेंडेड उसके लिए जिसको सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट्स बना दिया गया। जैसे 39B को लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करके उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डायरेक्ट नहीं दिया गया लेकिन लैंड रिफॉर्म किया गया। 47 ने बोला था रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये कैसे किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनरेगा जैसे कुछ स्कीम्स को चलाकर। तो दो रूपों में आपको प्रोग्रेसिव दिखता है, वन इज इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट एंड सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हाई DPSP इज स्टैग्नेंट, बिकॉज इट इज नॉन जस्टिसेबल। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आप कोर्ट पे जाओगे नहीं और कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा। तो इसमें जो चीजें लिखी हैं वो अपने आप में क्या है, स्टैग्नेंट है, एज लॉ रेदर देन बीइंग एनफोर्सेबल। इट रिमेन मियर डायरेक्टिव्स इन द हैंड ऑफ स्टेट। एक सीधा सीधा स्टेट के ऊपर रखता है कि स्टेट करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा क्या है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, बट स्टिल यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी हमारा क्या है, एक आपका सेक्युलर कॉन्सेप्ट के रूप में उसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, और ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट कितना पावरफुल है। स्टेट के हाथ में अगर कुछ चीजें हैं तो वो देना चाहे तो तुरंत दे सकता है। जैसे कि आज के समय में एक सिंपल सा चीज क्या चल रहा है, आए बाएं साएं। ठीक है, आए बाएं और साएं साएं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये PSC से संबंधित या छत्तीसगढ़ PSC जो दे रहे हैं उनको पता है कि इसका मतलब क्या होगा। कि जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने बोला है, तो उस तरीके से व्यापम और CGPSC ने जिस तरीके से एक माहौल बना के रखा है नौकरियों का, तो उसको क्या बोला जा रहा है, साए साए। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में देखते हैं कि
आपका जो डीपीएसपी है क्या वो प्रगतिशील है या वो स्थिर है, तो दोनों ही एंगल उसमें दिए गए हैं। लेकिन पहले ही लाइन पे देखो, आपका इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए कि उसमें आपने उस बिंदुओं को समझा दिया जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे कि मैंने क्या किया है, अनुच्छेद 37 डीपीएसपी देश के शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य, समाज और राजनीतिक लोकतंत्र लाते हैं। निम्न प्रकार से स्थिर से अधिक यह प्रगतिशाली है। तो क्या है, ये प्रगतिशील अधिक है और स्थिर कम है, ये बात को मैंने शुरू में रखा है। प्रगतिशील डीपीएसपी को मांग के अनुसार कई बार संशोधित और लागू किया जाता है। तो संशोधन और क्रियान्वित अलग अलग है। क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, किसी योजना के रूप में, और संशोधन कैसे किया जाता है कि सीधा सीधा संविधान में ही इसके लिए कोई अनुच्छेद बनाकर। तो संविधान में अनुच्छेद 42 में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता ये प्रदान किया गया। ठीक है, संविधान के संशोधन से 86वें संशोधन से शिक्षा का अधिकार प्राप्त करा गया। तो इस रूप में क्या है, ये प्रगतिशील है। क्रियान्वयन कैसे किया गया, भूमि सुधार करके अनुच्छेद 39B को लागू किया गया और 45 को मनरेगा आदि योजनाओं से जीवन स्तर के बढ़ाने के लिए रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात स्थिर, वे लागू होने के बजाय कानून की अदालत में गैर न्यायिक हैं। क्योंकि ये गैर न्यायिक हैं तो यहाँ पर इसको लागू करने के लिए समस्या होती ही है। यह राज्य के हाथ में है, में मात्र निर्देश है। तो राज्यों को ये केवल एक निर्देश के रूप में, राज्य चाहे तो करेगी, ना तो नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, जिसके कारण थोड़ा समस्या आता है। जैसे कि संविधान धर्मनिरपेक्षता पर चलने के बावजूद समान नागरिक संहिता वास्तविकता में नहीं है। तो ये क्या है, इसका एक सीधा सीधा नॉर्मल सा मैसेज है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है कि सचिवालय और संचालनालय, इन दोनों में ये दोनों किस तरीके से जो सरकार है उसके लिए क्या भूमिका निभाते हैं। तो सेक्रेटरीट जो होती है वो क्या हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, और डायरेक्टरेट क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है, लॉ को जो इम्प्लीमेंट करती है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट परफॉर्म द कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, तो सेक्रेटरीट क्या रोल प्ले करता है, डायरेक्टरेट क्या करता है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहली बात लॉ मेकिंग, तो सेक्रेटरीट का काम क्या है, कानून बनाना। नीति निर्माण में सेक्रेटरीट मदद करती है, कोऑर्डिनेशन में, समन्वय स्थापित करने में, और फाइनेंशियल रिलेटेड चीजों में सेक्रेटरीट डायरेक्टली एक्ट करती है। पर अगर डायरेक्टरेट की बात करेंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है। फाइनेंस के रिलेटेड इनका भी काम होता है। जैसे कि देखो, इनका फाइनेंस में काम है, इन बजट मेकिंग प्रोसेस प्रोवाइड हेल्प टू द लेजिस्लेचर। जब बजट बनाया जाता है तो उसमें जो लेजिस्लेटर होते हैं उनको ये हेल्प करती है। पर यहाँ पर अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड द प्रॉपर अकाउंटिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अकाउंटिंग वगैरह का काम वो लोग करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट का एक एडवाइजरी रोल भी होता है एंड उनके कुछ और भी रोल हैं। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। लॉ मेकिंग कैसे है, हेल्प मिनिस्टर इन द लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड एडवाइस एंड एक्सपर्टीज। पॉलिसी मेकिंग makes various developmental policy and plan of the states, coordination establishment among various department of government, and also provide the better center state communication. Finance in the budget making process provide help to the legislature. Implementation की बात करें यहाँ पर of various policy scheme of the project, example education, transport related sector. Finance provide the proper accounting and estimation of the project. Advisory, they provide technical advisory to the minister and the field staffs, and others formulate the departmental budget, providing ट्रेनिंग टू द लाइन स्टाफ एंड फील्ड स्टाफ। प्लीज इस आंसर को याद कर लो, रट लो। क्या बोल रहा हूं, रट लो इस आंसर को। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको रटेंगे और जो भी एग्जाम्पल आपको डालना है डाल लेंगे। ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के सीजीपीएससी के लिए। आई गारंटी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से इसको पढ़ के जाना। ओके, तो यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन देखते हैं कि हिंदी में इसमें क्या इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सचिवालय विधि निर्माण या कानून निर्माण तथा निर्देशालय अगर देखेंगे तो उसके क्रियान्वयन निकाय हैं। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासन को निम्नलिखित नियमों का पालन करती है। ठीक है, यहाँ पर छा और गा लिखना बेटर होगा छत्तीसगढ़ के लिए, सीजी नहीं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, विधि निर्माण का काम करती है सचिवालय। सचिवालय और क्या काम करती है, नीति निर्माण का। सचिवालय करती है समन्वय का काम और वित्त। अगर हम लोग प्रबंधन विभाग या हम लोग निर्देशनालय की बात करें, ठीक है ना, डायरेक्टरेट की बात करें, निर्देशनालय भी बोलते हैं, तो वो क्या करती है, क्रियान्वयन, वित्त, सलाहकार के रूप में और अन्य। ठीक है ना, तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं प्लीज उन पॉइंट्स को एकदम अच्छे से रट लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूं। विधि निर्माण कानून बनाने में मंत्रियों की मदद करता है और सलाह और विशेषज्ञता प्रदान करती है कौन, सचिवालय। सचिवालय दूसरा काम क्या करता है, राज्य की विभिन्न विकास नीति और योजनाएं बनाता है। समन्वय किस रूप में करता है, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच स्थापना और बेहतर केंद्र राज्य संचार प्रदान करता है। वित्त के रूप में क्या है, बजट बनाने की प्रक्रिया में विधायकों की सहायता करता है। अगर हम प्रबंध विभाग की बात करें, परियोजनाओं में विभिन्न नीतिगत योजनाओं का, जैसे कि शिक्षा, परिवहन इत्यादि योजनाओं को लागू करना।
परियोजना के उचित लेखा और अनुमान प्रदान करना ताकि उसके ऊपर प्रॉपर अकाउंटिंग हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर सही से वित्त का क्या बन सके, रिपोर्ट बन सके। सलाहकार व मंत्री और फील्ड स्टाफ को तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं। विभागीय बजट तैयार करना, लाइन स्टाफ और फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण देना, प्रदान करना, ये भी क्या है इनका एक कार्य। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। कल से हम लोग थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे। क्वेश्चन जो भी आएंगे आई विल ट्राई कि उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक दूसरे रूप में दूंगा जो कि एक पेपर के हिसाब से हो रहे होंगे। ठीक है ना, पेपर के हिसाब से चल रहे होंगे और वो मैं अपने हिसाब से टारगेट करूंगा कि आपको हर टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली करा दूं, ताकि जो मुझे एक तरह से इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्वेश्चन लूंगा। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस लेने के प्रयास करूंगा जिससे आपको आंसर राइटिंग के डायमेंशन सिखाए जा सके और ये 30 डेज जो है इसमें उस चीजों को आप अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यही बोलूंगा, अभी हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज होगा जो 2 राउंड्स होंगे, तो प्लीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन कल आपको डाल दी जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, अगले सेशन के लिए मेंस आंसर राइटर प्रोग्राम जो मेरा जून से लेकर नवंबर तक का चलता है, ये हर साल होता है, जिसने अभी आज प्री में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और डेफिनेटली ये बच्चे मेंस में रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये जून से नवंबर का जो मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो 5 जून को स्टार्ट होगा। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज पहले से ही आप रजिस्टर करा लें, क्योंकि बाद में लिमिटेड सीट्स होते हैं। अगर वो फुल हो जाएगा तो जितनों को मैं सर्व कर पाऊंगा मैं डेफिनेटली उतना का ही एडमिशन लेता हूँ। आई डोंट टेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको मैं सर्विस प्रोवाइड ना कर पाऊँ अच्छे से, तो उतने को ही लूंगा जितनों को मैं सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 जून को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 5 जून को वो क्लासेस चालू हो जाएंगी और ये अक्टूबर एंड तक चलेगा। अक्टूबर एंड तक जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए इसमें थोड़ा सा और एक लेकर आएंगे हम लोग। जो मेंस अभी लिख रहे हैं अगर वो नेक्स्ट सेशन में फिर से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए लगभग ये 25 जून के पास स्टार्ट होगा एक दूसरे रूप में और वो खत्म होगा नवंबर के पास। पर जो इस बार ही लिख रहे हैं प्लीज वो इस वाले डेट को टारगेट करेंगे। जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए बस एक अलग से फील्ड प्लान बनाया जाएगा, अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, पर जिनको नेक्स्ट देना ही है प्लीज देखो, ऐसा ही है, एग्जाम रुकता है, एग्जाम होता है, ये सब चीजों के पीछे अगर लगे रहोगे तो कभी भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मेंस भी ऑन टाइम हो रहा है, क्या हुआ 1 महीना डिले हुआ तो सब कुछ हो रहा है। कई लोग था कि पढ़ाई छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है आप खुद का लॉस करते हो इन सब चीजों से। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम क्लियर हो, तो आपको एक सिंपल सा मैसेज मैं दूंगा, बी कंटिन्यूअस। अपने आप के साथ लगातार लगे रहो, कंटिन्यूटी में रहो। ब्रेक में रहोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यूअस रहोगे यू विल अचीव व्हाट यू वांट। तो अचीवमेंट जो भी चाहते हो मिल जाएगा आपको, लेकिन कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। अगर आप बीएससी देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, राज्य की सबसे बड़ी सेवाओं में अपने आप को चयनित पाना चाहते हैं, तो इधर उधर मत देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सीधा पीएससी की तैयारी करो 1 साल, और 1 साल इतने डेडिकेशन से करना कि आप सीधा क्लियर ही कर जाओ। आज मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे थे, जो कॉलेज से निकल कर आए थे और डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन किए थे। आज वो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं सीजीपीएससी के रैंक लिस्ट में। ठीक है, उनका लिस्ट डेफिनेटली मैं जारी करूंगा, बताऊंगा आपको कि वो कौन से बच्चे हैं, मिलवाऊंगा भी उनसे। तो डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट पे सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डेडिकेशन से वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अगर अगला मेंस लिख रहे हैं तो आपने कुछ भी नहीं हारा है, केवल एक बार और उठने की जरूरत है। और जिन्होंने प्री फेल हो गए और जो अगले साल के लिए जा रहे हैं तो उनको तो मैं इतना ही बोलूंगा, समय सबका बदलता है। चेंज द टाइम है, टाइम डेफिनेटली चेंज फॉर एवरीवन। इट इज जस्ट यू हु हैज टू पुट द एफर्ट टू चेंज योर ओन टाइम। वह सिर्फ आप ही हैं जिन्हें अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, अपने समय को बदलने के लिए लगन और मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर मैं आज खत्म करूंगा और कल मिलेंगे हम लोग डे 5 के क्वेश्चंस के साथ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।